हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीयूएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, वो अपनी इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड। तो इसकी जो यूनिट 11th है उसकी थर्ड पार्ट की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि राम मनोहर लोहिया से संबंधित होगी। और इसमें हम जानेंगे सप्त क्रांति, मतलब जो 7 क्रांति जो थी उसकी अवधारणा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी इससे पहले मैं यूनिट फर्स्ट से लेकर 11th के सेकंड पार्ट तक की वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके वीडियो के प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पिछली वीडियोस में जो जाना था जीवन परिचय के बारे में, बाकी जो खंबा राज्य की स्थापना के बारे में विचार थे, ठीक है, लोहिया के विचार जो थे प्रजातंत्र समाजवाद को लेकर वो कैसे थे, ठीक है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जो लोहिया थे, ठीक है, लोहिया जो थे गांधी जी के समर्थक थे। दूसरी बात, उन्होंने क्या करा, हमेशा प्रजातंत्र को बढ़ावा दिया और समाजवाद को ही बढ़ावा दिया है। प्रजातंत्र जिसमें सभी व्यक्ति की क्या होती है, बराबर का अधिकार होता है और हर एक व्यक्ति राजनीतिक या सभी प्रकार की व्यवस्था में बराबर का भागीदारी होता है, ठीक है। और दूसरी बात करें समाजवाद, जिसमें सारी की सारी व्यवस्था क्या होगी, सरकार के अंडर में आएगी। तीसरी बात, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, केंद्रीकरण के पक्ष में नहीं थे। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारी की सारी शक्तियाँ कुछ व्यक्तियों के पास होती है, ना कि एक व्यक्ति के पास। अगर शक्तियाँ जो है राजनीतिक, आर्थिक वगैरह, अगर वो एक व्यक्ति के पास होगी तो वो सत्ता का केंद्रीकरण होगा। केंद्रीकरण मतलब कि एक ही व्यक्ति के पास समस्त शक्ति है। इसके बाद हम जानेंगे सप्त क्रांति की अवधारणा। तो ये 7 जो होगी क्रांति, उसको कंप्लीट करने के बाद अपनी जो ये यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, देन उसके बाद ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं सप्त क्रांति की अवधारणा। लोहिया अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों, क्रांतियों के जनक हैं। वे सभी अन्यायों के विरुद्ध एक साथ लड़ने के पक्ष में थे, ठीक है। मतलब लोहिया ने कई प्रकार के सिद्धांत बनाए हैं और कार्यक्रम भी करे हैं और साथ ही साथ क्रांतियाँ भी करी है, जैसे कि सप्त क्रांति भी है उनमें से एक है। तो ये उनमें उनके जनक रहे हैं सारी चीज़ों के। वे सभी अन्यायों के विरुद्ध, जितने भी अन्याय इन्होंने देखे हैं उसके विरुद्ध एक साथ लड़ने के पक्ष में थे। लोहिया के सामाजिक न्याय की अवधारणा में उनके सप्त क्रांति के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इस सिद्धांत में उन्होंने एक साथ 7 क्रांतियों का आह्वान किया, ठीक है। ये जो सिद्धांत है ना, इसमें उन्होंने एक साथ 7 क्रांतियों को आह्वान दिया या फिर पुकारा। वे 7 क्रांतियाँ निम्नलिखित है। पहला है नर नारी की समानता के लिए इन्होंने क्या करा था, एक क्रांति रखी या सिद्धांत रखा। वो क्या है, देखो बहुत सिंपल है, तो इसको हम रीड करेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में दे दूँगा। लोहिया के अनुसार स्त्री पुरुष असमानताओं का निराकरण तभी संभव हो पाएगा जब महिलाओं को समाज में विकास के अधिक अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब लोहिया के अनुसार अगर स्त्री पुरुष की जो असमानता है उसको दूर करना है तो सबसे पहले दोनों को बराबर के अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है। समाज में विकास के लिए अगर दोनों को ही क्या देंगे, बराबर के अवसर दिए जाएंगे, तभी नर नारी का क्या हो सकेगा, विकास हो सकेगा और समानता स्थापित हो पाएगी। जहाँ गांधी जी का लक्ष्य राम राज्य की स्थापना करना था, मतलब राम राज्य से मतलब है कि ये केवल पुरुषों को ही बढ़ावा देना चाहते थे, वहीं लोहिया क्या मानते हैं, सीता राम राज्य स्थापित करने के इच्छुक थे, ठीक है। मतलब गांधी जी का लक्ष्य था कि वो राम राज्य की स्थापना करें, लेकिन लोहिया सीता राम राज्य की स्थापना करने के इच्छुक थे। मतलब राम राज्य से मतलब है कि राम मतलब हो गया कोई व्यक्ति हो गया, पुरुष हो गया, ठीक है। और सीता राम राज्य मतलब होता है कि पुरुष और महिला दोनों निहित है। तो इसका मतलब है राम राज्य में केवल पुरुष ही क्या होगा, प्रधान होगा, और सीताराम राज्य में दोनों को क्या होंगे, बराबर के अवसर दिए जाएंगे। तो लोहिया इस प्रकार से ना किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। वे मानते थे कि सभी दबे हुए वर्गों को के समान स्त्रियों को भी त्यागी और ध्येयवादी जीवन के प्रति अधिक आकर्षण होता है। लोहिया का प्रखर सामाजिक चिंतन सभी प्रकार की समानता पर जोर देता है। वो किसी प्रकार को भेदभाव नहीं करता और सभी प्रकार की समानता पर जोर देता है, उसको बढ़ावा देता है। लोहिया ने माना कि समानता का अर्थ समानता से, ना कि अन्य किसी प्रकार के विकल्प से। उन्होंने माना कि यदि समाज में समरसता उत्पन्न करनी हो तो हर जगह समानता की बात होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बराबर का काम कर रहा है तो उसको वेतन या सैलरी भी बराबर मिलनी चाहिए, ना कि जेंडर के अकॉर्डिंग। मतलब
एक व्यक्ति जो है मतलब एक महिला और पुरुष दोनों ही बराबर का काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा सैलरी दे दी या कभी पुरुषों को ज़्यादा सैलरी दे दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बराबर का वेतन मिलना चाहिए अगर वो बराबर की पोस्ट पर है, बराबर का काम कर रहे हैं। एक महिला प्रधानमंत्री रहे और स्त्री को पुरुष के समान कार्य करने पर भी कम वेतन मिले, इससे अधिक निंदा या बुरी बात नहीं हो सकती। इसके अलावा ये बात भी याद रखनी चाहिए कि महिला नेतृत्व वाले राज्य में थोड़ी करुणा का समावेश हो तो कठोरता कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कठोरता बढ़ती रहे। उनका विचार था कि किसी भी मानवीय समाज में स्त्री पुरुष असमानता का कारण प्राकृतिक नहीं है बल्कि सामाजिक है। ठीक है, ये पहले से नहीं पनपा, ये बाद में पनपा है लोगों की सोच की वजह से। दूसरा आता है चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ इन्होंने सप्त सिद्धांत की जो क्रांति थी उसमें इनको शामिल किया। अब देखते हैं क्या है ये। भारत में रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए लोहिया ने मानसिक क्रांति की वकालत की। ठीक है, उन्होंने बुद्धि का विकास करने के लिए इस क्रांति को लेकर आए थे वो, जिसके लिए उन्होंने भारत में गोरे रंग की श्रेष्ठता के खिलाफ क्रांति का आह्वान किया। गोरे रंग के जो लोग थे उनको सबसे बढ़िया माना जाता था, श्रेष्ठता दी जाती थी, उसके खिलाफ इन्होंने क्रांति लेकर आए थे ये। ठीक है, तो चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक, दिमागी असमानता के खिलाफ इन्होंने क्या करी, क्रांति लेकर आए थे। ठीक है, और ये खासकर गोरे रंग के लोगों को श्रेष्ठ मानने के खिलाफ थी। दूसरी बात, संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़े के विशेष अवसर के लिए ये वाली क्रांति लेकर आए थे। तीसरी थी जातिवाद और आरक्षण। लोहिया ने जातिवाद का विरोध करते हुए जाति तोड़ो का नारा दिया। ठीक है, वो जातिवाद का क्या करते थे, विरोध करते थे। जातिवाद के भयानक रूप पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत में वर्गों को जातियों में और जातियों का वर्गों में परिणित होना सर्वव्यापी बन चुका है, सबसे बड़ा टॉपिक बन चुका है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक वर्गों को समाप्त करने का प्रयास किया, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये वर्ग स्वयं को जाति में बदल देते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे वर्ग होते हैं वो बाद में क्या बन जाती है, जातियाँ बन जाती है। लोहिया ने अपनी पुस्तक इतिहास चक्र में वृंदात्मक पद्धति के द्वारा इतिहास की गति की विवेचना करते हुए कहा कि जातियाँ तथा वर्ग के परस्पर परिवर्तन से इतिहास आगे बढ़ता है। उनका कहना था कि भारत में जाति और वर्ग दोनों को एक साथ तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो वर्ग है वो क्या बन जाते हैं, जाति बन जाते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ तोड़ोगे तभी इस प्रकार की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। जाति प्रथा को नष्ट किए बिना भारत में समाजवाद नहीं लाया जा सकता। ठीक है, जाति व्यवस्था को हमें क्या करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, समाजवाद को स्थापित कर सकते हैं। लोहिया ने दलित, स्त्रियों, पिछड़े वर्गों के अल्पसंख्यक मतलब ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है तथा आदिवासियों के लिए सेना, प्रशासन, संसद और विधानमंडल में 60% का आरक्षण की मांग की। ठीक है, 60% के आरक्षण या रिजर्वेशन की मांग की थी, इन्होंने डिमांड की थी लोहिया ने। वो भी किन के लिए, दलितों के लिए, स्त्रियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम थी इन आधार पर, और आदिवासियों के लिए। ठीक है, इन चीज़ों का वो किया था, 60% में आरक्षण दिया था सेना, प्रशासन, संसद और विधानमंडल में। इन वर्गों को नौकरियां दिए जाने के संबंध में वे पहले योग्यता फिर अवसर के स्थान पर, पहले फिर अवसर फिर योग्यता के स्थान का पक्ष लेते थे। ठीक है, फोर्थ आता अपना परदेसी गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता और विश्व लोक राज के लिए। ठीक है, ये वाला जो था सिद्धांत चलाया था इन्होंने इसके लिए। अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया। लोहिया की विश्व की रचना और विकास के बारे में उनकी अनोखी अद्वितीय दृष्टि थी। ठीक है, मतलब विश्व की रचना और विकास के लिए इनकी जो दृष्टि थी वो बहुत ज़्यादा अद्वितीय थी, इनकी जैसी दृष्टि किसी की नहीं थी और अनोखी थी। इसलिए उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वो विश्व में नागरिकता का सपना देखते थे, ना कि वो किसी देश के लिए। वे मानव को किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। ठीक है, कि जो नागरिक है या मानव है वो किसी एक देश का नहीं है बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। ठीक है, उनकी चाह थी कि एक से दूसरे देश में जाने के लिए किसी तरह की भी कानून की रुकावट ना हो। संपूर्ण पृथ्वी के किसी भी अंश को अपना मानकर कोई भी कहीं भी आ जा सकने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो। लोहिया एक नई सभ्यता और संस्कृति के निर्माता थे। जो लोग
लोहिया के विचारों के ऊपरी सतही ढंग से करना चाहते थे, उनके लिए लोहिया बहुत भारी पड़ते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार के जो सिद्धांतों को पालन करना बहुत ज़्यादा कठिन है और जो इनके पक्ष में थे उनके लिए ग्रहण करना बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ता था। फिफ्थ आता है निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए योजना के द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपको ब्लैक पॉइंट याद करना है, बाकी ये जो अंदर के पॉइंट्स है उसको आपको बस समझना है, फिर उसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, लोहिया आर्थिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में है। वो किसी प्रकार के केंद्रीकरण के पक्ष में नहीं थे, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर कोई भी हो, आर्थिक वगैरह भी हो सकता है। तो वो लोहिया आर्थिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में है। इस संबंध में उन्होंने उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण का पक्ष लिया। गांधी जी की तरह वे छोटी मशीनों और लघु उद्योग का समर्थन करते हैं, क्योंकि बड़े उद्योग को वह आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण का मानते थे। ठीक है, कि आर्थिक शक्ति जो हुई वो केंद्रीकरण के हाथ में आ जाएगी, जिससे समाजवाद की जो भी वो उत्पन्न हुई है, जो समाजवाद उत्पन्न किया गया वो दोबारा से नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़े उद्योगों को नहीं लाना चाहते थे, छोटी मशीन या लघु उद्योगों का समर्थन करते थे, बड़े उद्योगों को रिजेक्ट करते थे, उसको सेलेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, उसको या फिर इग्नोर करते थे। उन्होंने उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का भी पक्ष लिया कि इन सब चीज़ों का क्या किया जाना चाहिए, राष्ट्रीयकरण, जैसे कि इंदिरा गांधी ने भी किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। क्योंकि संसाधनों तथा उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व का नियंत्रण ही असमानता का मूल कारण है, कि जो भी उत्पादन के साधन हैं उन पर क्या हो रहा है, प्राइवेट कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से असमानता जो है फैलती जा रही है और निजी जो है वो असमानता का कारण है। कि जो भी निजी स्वामित्व के हाथ में, निजी स्वामित्व मतलब किसी भी चीज़ पर अगर निजी स्वामित्व होगा तो असमानता होगी। इसलिए वो समाजवाद के पक्ष में थे कि अगर कोई चीज़ सरकार के अंडर में होगी तो बराबर तरीके से की जा सकेगी, जिससे असमानता दूर होगी और समानता स्थापित हो जाएगी। सिक्स्थ आता है निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्र पद्धति के लिए। लोहिया का मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र समाजवाद से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता, आज़ादी और लोकतंत्र, ठीक है, समाजवाद से ही प्राप्त होंगे, क्योंकि समाजवाद का तो मुख्य लक्ष्य ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। समाजवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है, व्यक्ति को आज़ादी दिलवाना या उसको बढ़ावा देना। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और महिमा में विश्वास रखते हुए विकास के समुचित अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है, ऐसा कहना है लोहिया जी का। फिर लोहिया ने इस संबंध में नागरिक स्वतंत्रताओं के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने जो भी व्यक्ति है उनकी आज़ादी पर क्या करा है, प्रकाश डाला है इस संबंध में जो ऊपर बताया गया था। जैसे काम करने, यात्रा करने, भाषा अभिव्यक्ति और शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा का अधिकार। लोहिया का मत है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकारों जैसे कि राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करने आदि से वंचित ना किया जाए। किसी प्रकार से उनको वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है तो सभी व्यक्ति को समान अवसर देना चाहिए। समाजवादी व्यवस्था में अधिकांश नागरिक सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था मैंने बताया था कि सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, सरकारी। तो जो भी व्यक्ति नौकरी करेंगे वो भी सरकारी होगी। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में अधिकांश नागरिक सरकारी कर्मचारी होते हैं। उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना न्याय संगत नहीं है, वो सही बात नहीं है। लास्ट टॉपिक, अपना लास्ट पॉइंट आता है अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए। लोहिया गांधी जी की अहिंसात्मक पद्धति से प्रभावित थे। ठीक है, मतलब वो अहिंसात्मक थे, हिंसा नहीं करते थे, खून खराबे से दूर रहते थे। और लोहिया भी इन चीज़ों से प्रभावित हुए थे जो गांधी जी के अंदर थी लक्षण। परिवर्तन के लिए वह हिंसात्मक क्रांति लाने के पक्ष में नहीं थे। अगर किसी प्रकार का बदलाव करना है और उसमें रुकावट आ रही है, ठीक है, तो वो हिंसात्मक प्रकृति के नहीं थे। वो हिंसात्मक क्रांति नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि क्रांति दो तरीके से लाई जा सकती है, एक अहिंसात्मक तरीके से, दूसरा हिंसात्मक। अहिंसात्मक में कभी खून खराबा नहीं होता, दूसरा हिंसात्मक में खून खराबा होता है। तो किसी प्रकार का बदलाव चाहिए या फिर हमें, पहले हम गुलाम थे और हमें आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं, हिंसात्मक और अहिंसात्मक। लेकिन गांधी जी अहिंसात्मक के पक्ष में थे, तो लोहिया जी भी उसी के पक्ष में थे, क्योंकि गांधी जी की ज़्यादातर बातों से कौन सहमत थे, लोहिया जी। उन्होंने
रूस की तानाशाही व्यवस्था, रूस के अंदर जो तानाशाही व्यवस्था थी तथा स्टालिन की हिंसात्मक नीतियों का कभी समर्थन नहीं किया। ठीक है, रूस में क्या था, तानाशाही व्यवस्था थी और स्टालिन जो था उसकी हिंसात्मक नीतियाँ, ठीक है, मतलब ज़्यादातर खून खराबा होता था, उसका कभी समर्थन नहीं किया ना गांधी जी ने और ना ही लोहिया जी ने, क्योंकि रूस के अंदर तानाशाही थी और तानाशाही के पक्ष में लोहिया जी थे नहीं। वो किसको मानते थे, प्रजातंत्र को, कि जनता का साथ होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है तो जनता की वजह से होना चाहिए, जनता अगर बहुमत देगी तभी वो राजा बनना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो खुद बन जाता है सेना का साथ लेकर या सेना को अपने अंडर में कर लेता है, फिर उसके बाद पूरे देश पे कब्जा कर लेता है, तो वो तानाशाही है। उसके पक्ष में लोहिया और गांधी जी नहीं थे और स्टालिन की हिंसात्मक नीतियाँ इसके ही पक्ष में नहीं थे। फिर उनका विचार था कि यदि दोषपूर्ण कानून का विरोध करना है तो सत्याग्रह का मार्ग उचित है, जैसा कि गांधी जी ने अपनाया था। उसके अलावा वे संसद के द्वारा न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। उनके अनुसार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित होनी चाहिए, एक लिमिट में संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए जो संसद को अधिकार दिया गया है, अन्यथा वो क्या हो सकते हैं, वह इस शक्ति का असीमित रूप से मनमाना प्रयोग करके तानाशाही बन सकता है। तो ये जो थे लोहिया के विचार थे या सप्त क्रांति थी उसके बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, बाकी इसके साथ अपनी जो यूनिट 11 है और जो अपनी इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड की बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। बाकी इसके बाद अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और उसके सॉल्यूशंस आपको कैसे लिखना है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो भी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।